स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पूरा चैप्टर जानने वाले हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से सभी चैप्टर्स की तरह बस इंफॉर्मेशन ही दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन समझना है, क्योंकि नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जितने भी प्रकार के देश में ये क्या कह सकते हैं चलन में है, उन सब इंडस्ट्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस उन्हीं को याद रखना है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले यहाँ पे बात की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में सीधा होता है चीज़ों को बनाना, और जब यहाँ पे इंडस्ट्री सब जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि कोई भी सामान जब इंडस्ट्री में भेजा जाता है तो वो रॉ मटेरियल्स वहाँ पे भेजे जाते हैं। वहाँ पे बहुत काम चलता है, प्रोसेसिंग की जाती है और रॉ मटेरियल से फिर हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है। बस इसमें इतना ही जानना है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। और ये जब बहुत बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर काम हो रहा है तो ये तो छोटे पैमाने पर होगा नहीं, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने का ये काम करता है, उसी के सारी चीज़ों को पूर्ति करने का काम करता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर होती है और इसी प्रक्रिया को मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, मतलब यही सारी बातें लिखी गई है, बस एक बात अलग से जोड़ी गई है कि अगर किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखना है कि आर्थिक तौर पर वह कितना ज़्यादा मजबूत है, तो यही चीज़ देखी जाती है। मतलब देखी तो बहुत चीज़ जाती है, लेकिन उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उस देश का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी उस देश में इंडस्ट्री की हालत कैसी है, वहाँ पे कैसे काम हो रहे हैं। तो ये सारी बातें ही यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि आखिर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सामान को बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जाता है, तो आखिर इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका महत्व ये है कि ये सबसे ज़्यादा हेल्प एग्रीकल्चर में करता है, यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करता है, कृषि में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे जो है आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का नाम सुना होगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है तो सबको पता है कि ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। क्लास 8 में ही इसकी पढ़ाई हुई थी, या फिर सीधा समझिए कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है। तो इस समय क्या होता है कि जब इतने सारे चीज़ बनाए जाते हैं तो भले ही वहाँ पे मशीन होते हैं, लेकिन उनको प्रत्येक सेकंड पे, प्रत्येक कदम पे असिस्ट करने वाला इंसान होता है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर काम होगा, एक बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के कारण से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये जॉब्स किसे मिलेंगे, इंसानों को मिलेंगे। भले ही मशीनें काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीनें खुद ब खुद करने लगेगी, आदमी होता है उनको असिस्ट करने के लिए, तो इससे इंसानों को जॉब मिलती है। तो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में जॉब क्रिएट करने का ये काम करता है, और जब जॉब मिलने लगेगी लोगों को तो क्या होगा, उनसे पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि कोई अगर काम करवाएगा तो उसमें उसे पैसा तो मिलेगा ही। तो पॉवर्टी लोगों की कम हो जाती है, गरीबी हटती है, और देश में जो बेरोजगारी है वो दूर होने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यही इसका काम है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई इंडस्ट्री खोलनी है, वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना है अपने प्रोडक्ट्स का, तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एक दो फैक्टर नहीं होते बल्कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले एक सूटेबल लोकेशन खोजनी होती है, और फिर हमको वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचाना है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से पहुँचा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कम है। मान लीजिए अगर हमको सब कुछ करने में खर्चा ज़्यादा लग गया, तो जो सामान बन के आएगा उसी पे तो सारा खर्चा जुड़ाएगा, तो सामान महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, लोग बचेंगे, लोग उस चीज़, कुछ लोग तो लेंगे ही, कुछ लोग तो फुल प्राइस में ही ले लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो उसे कम प्राइस में रखना पड़ेगा, तभी तो सारे लोग लेंगे, तभी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, और कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है कि खर्चा जो है कम से कम हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कितनी आसानी से उपलब्ध है,
क्या जो हम श्रम वहाँ पे लगा रहे हैं, यानी जो व्यक्ति से काम करवा रहे हैं उनको भी कम पैसा दें। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा उसी को दे दें, मुनाफा हम ही ना कमा पाए, तो वो कम पैसे में अवेलेबल होने चाहिए। हमें कितना पैसा वहाँ पे लग रहा है, कितना कैपिटल लगा रहे हैं, पावर चाहिए। और जब सारा कुछ बन गया तो मार्केट की दूरी वहाँ से कितनी है, क्योंकि अब सारा जब फिनिश सामान बन जाएगा तो उसे बाज़ार में उतारना पड़ेगा, तो सब खर्चा कम होगा तभी तो मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर खर्च ही ज़्यादा कर देंगे, इनपुट ही ज़्यादा लगा देंगे तो आउटपुट कितना ही आ पाएगा। इसलिए इनपुट कम से कम और आउटपुट उस हिसाब से रखा जाना चाहिए, यानी ऐसा होता है, आउटपुट इस तरह से रखा जाता है ताकि मुनाफा खूब कमाया जा सके। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को जो है यही सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, तब जाकर कोई इंडस्ट्री जो है ओपन की जाती है। अब आगे यहाँ पे बताया जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता भी है कि बताइए कि एग्रीकल्चर की अगर बात करें और इंडस्ट्री की बात करें तो ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आखिर ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। जैसे कि शुरू में बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करता है, तो इसका कहना है कि जब भी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होती है तो उससे फार्मर को ही फ़ायदा होता है कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाते हैं और अपने प्रोसेस को बहुत ही कुशलता से कैरी ऑन कर पाते हैं। यही इसका फ़ायदा है, इतना ही हमको जानना है। अब यहाँ पे जैसे कि सब ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ाया जाता है क्या, कि जैसे कि एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेशनल इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, क्या करता है ये नेशनल इकोनॉमी को। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि आखिर इंडस्ट्री इतनी खोली जा रही है, बहुत सारे रुपए लगाए जा रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, नेशनल इकोनॉमी कैसे जैसे इंसानों को तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सारे सामान प्रोसेस होकर इंडस्ट्री से ही आ रहे हैं, तो लोगों का जीवन तो आराम से चल रहा है, लेकिन नेशनल इकोनॉमी में इसके क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें, एक दशक में 10 साल होता है, तो 2 दशक मतलब 20 साल हो गए। 20 साल की बात करें तो कुछ अगर पूर्वी एशियाई इकोनॉमीज़ की बात करें तो उसके मुकाबले भारत तो बहुत पीछे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई है जिस तरह से कि ईस्ट एशियन, यानी मान लीजिए कि एक भी ऐसा टाइम आया जैसे कि भारत की ही बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हुई होगी तो लोगों को लगा होगा नहीं यही रेट ठीक है, तो उस तरह से डेवलप हुई। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये डेवलप ही नहीं कर पाई, लेकिन चाहे जो भी रीज़न हो रह ये पीछे ही गई। अब दूसरे एशियाई इकोनॉमी की बात करें तो ये लोग इस मुकाबले काफ़ी आगे चले गए हैं, भारत काफ़ी पीछे हो गया है इनसे। और यहाँ पे बताया जाता है कि अगर सही से तकनीकी लगाई जाए, अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन करे, गवर्नमेंट इसमें अगर हस्तक्षेप करे, इसमें और पॉलिसी लगाई जाए, तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आगे आने वाले समय में ये अपने काम जो है कर पाएगी, यानी ये अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी, ऐसा इनका मानना है। यानी डेटा के हिसाब से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन में हम जान ही चुके हैं क्या क्या चीज़ हमको चाहिए होता है अगर किसी को इंडस्ट्री खोलना है। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या, औद्योगिकरण होना, यानी कि क्या होता है बहुत बड़े पैमाने पर सामान को उत्पादित किया जाता है, मशीनें आ जाती हैं, क्योंकि इंसान उतनी तेज़ी से काम कर ही नहीं पाएंगे। और भले ही इंसान काफ़ी इफ़िशिएंटली काम करते हैं लेकिन फिर भी मशीनें थोड़ी कम ही करती है, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ी से करती है। बड़ी पॉपुलेशन को अगर फीड करना है तो इंसानों को मशीनों की तरह नहीं दौड़ा सकते हैं, ये काम मशीन ही करेगी। तो ये होता है औद्योगिकरण। इसका कहना है कि औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, यानी जब शहर बनने की प्रक्रिया होने लगती है, चीज़ें डेवलप होने लगती है, ये भी साथ साथ ही चलती है। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए ये ऐसे पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए कि एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो अर्बनाइजेशन होना भी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है तो शहर में सारी मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग का यूज इंडस्ट्री में होगा ही, ट्रांसपोर्ट है क्योंकि शहर होगा तभी तो वहाँ पे सड़क होंगे। अगर गाँव की बात करें तो गाँव में अभी भी जो है, गाँव तो गाँव ही है, वहाँ पे सड़क का क्या काम है, लोग ऐसे ही रह लेते हैं। तो ये चीज़ें शहर में नहीं होती है, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो वहीं पे रोड मिलेगा
तो इसीलिए ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। सारा कुछ जो है ये शहर ही इंडस्ट्री को प्रोवाइड देने का काम करता है। इंडस्ट्री को प्रत्येक जगह पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये तभी पॉसिबल है जब शहरीकरण हो। इसीलिए ये दोनों चीज़ें भी जो है साथ साथ ही चलती है। अब यहाँ पे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री को बांटना। तो देखिए, प्रॉपर स्टडी करने के लिए इंडस्ट्री को कुछ भागों में बांटा गया है। कुछ हैवी इंडस्ट्री है, कुछ लाइट इंडस्ट्री है। इस आधार पर सारा का सारा बस इंफॉर्मेशन है। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल के आधार पर, यानी कौन सा कच्चा सामान वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट देखते हैं तो वो सीधे आपके सामने फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं था, उसे बहुत सारी प्रोसेसिंग की गई, बहुत सारे सामान लगाए गए, तब जाके कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है। तो रॉ मटेरियल के आधार पर दो प्रकार के इंडस्ट्री होते हैं, एक एग्रो बेस्ड होते हैं। एग्रो शब्द यहाँ एग्रीकल्चर से आया है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि जिसके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर देने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर में उत्पादन होता है, रॉ मटेरियल मिलता है, तो इंडस्ट्री हो गई एग्रो बेस्ड। दूसरा यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। यानी इसका रॉ मटेरियल, एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आता है मिनरल से। अब तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, यानी उनका रोल कहाँ पे होता है, उस हिसाब से इंडस्ट्री को बांटा गया है। जिसमें पहला होता है बेसिक यानी मूलभूत की, और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तीसरा होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना पैसा इंडस्ट्री में लगा रहे हैं उस हिसाब से। तो अगर कम पैसा लगा रहे हैं, हालांकि देखिएगा अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही खोलना है तो कम से कम रुपया उसमें 1 करोड़ लगता है, तो ये स्मॉल स्केल के अंतर्गत आता है। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर खोलनी है तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ ही लगता है, उससे कम पैसा नहीं लगेगा, तो ये स्मॉल स्केल में आता है। लार्ज स्केल की बात करें तो बहुत ज़्यादा रुपए इसमें लगाए जाते हैं। तो इस आधार पर इतने इंडस्ट्री है। आगे इसमें पढ़ना है ओनरशिप के आधार पर, यानी कि आपने बहुत सारे जो है प्राइवेट कंपनी का नाम सुना होगा, तो उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। ये कंपनी उनकी अपनी होती है, जैसा मन करता है वैसा पॉलिसी बनाते हैं, जो मन करता है उनका अपना प्रोडक्ट होता है, मार्केट में उतारते हैं, अपने मन से कीमत भी रखते हैं। कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, क्योंकि अपने सामान के मालिक वो खुद होते हैं, किसी के नौकर तो है नहीं जो किसी की बात मानेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो पहला आता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर काफ़ी अलग होता है। अब यहाँ पे दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। अब अगर आप प्राइवेट को समझ जाएंगे तो पब्लिक समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। प्राइवेट सेक्टर जैसे कोई कंपनी है, उसका अपना सामान है, ये प्राइवेट सेक्टर है। आप बहुत सारी कंपनीज का नाम जानते होंगे, अपना प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, अपने मन से कीमत रख रही है, ये उनका अपना है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कौन कहेगा ये कंपनी उनकी अपनी है। फिर यहाँ पे आता है ज्वाइंट सेक्टर, यानी जब बहुत सारे सेक्टर्स मिलके बनते हैं तो ज्वाइंट सेक्टर बन जाते हैं। और फिर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, एक तरह से कहें तो हटाते हैं इस बात को, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कैसे रॉ मटेरियल, यानी किस प्रकार के रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, उस हिसाब से इंडस्ट्री को बांटा गया है हैवी और लाइट इंडस्ट्री में। यानी कि अगर भारी सामान यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा है तो हैवी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल का वेट कम है तो वो लाइट इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे सबका ये क्या कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि एग्रीकल्चर से जो उत्पादित सामान है वो इंडस्ट्री में भेजा जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बन के आता है, यानी उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर ही देने का काम करता है। तो ये होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें पहला पॉइंट आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अगर भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो इसमें एक शानदार जगह जो है ये बनाए हुए है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पे करती ही है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। यही हाल टेक्सटाइल का भी है। अब यहाँ पे टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ पे कॉटन की बात की जा रही है, यानी कपास की बात की जा रही है, और हैंडमेड फाइबर की बात की जा रही है कि भारत में जो है बहुत सारे टेक्सटाइल यहाँ पे जो है मौजूद है काफ़ी लंबे समय से, और ये काम किए ही जा रहे हैं। जैसे कॉटन की बात करें, आपको पता होगा
फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि कॉटन की खेती जो है महाराष्ट्र सौराष्ट्र के इलाके में की जाती है, ब्लैक सॉइल में की जाती है। तो टेक्सटाइल में इसी का तो यूज़ होता है। तो ये कपास आता कहाँ से? ये कपास आता है एग्रीकल्चर से, इसकी खेती की जाती है, नॉन फूड क्रॉप के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे जो है भारत की अगर बात करें तो स्पिनिंग में जो है इसका वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, लेकिन जो है इसकी जो वीविंग है इसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, काफ़ी लो क्वालिटी की वीविंग यहाँ पे होती है, क्योंकि ये जो है हाई क्वालिटी के यार्न को, अब भले ही हाई क्वालिटी के यार्न इस देश में प्रोड्यूस होते हों, लेकिन ये इसका यूज कर ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे ये एक जो है कमी देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बात करें तो इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि अवेलेबल फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, यहाँ पे इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, इसके पास ऐसी मशीनरी है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसे काम हो नहीं पा रहा है, लो आउटपुट लेबर है और उसे सिंथेटिक फाइबर से लगातार जो है टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो है कॉटन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जूट टेक्सटाइल। इसे तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे भी टफ कंपटीशन देने के लिए सिंथेटिक फाइबर ही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है इंफॉर्मेशन में कि सबसे पहले इसका मिल जो है इस इंडस्ट्री को भारत में कोलकाता में 1855 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान समय की बात करें तो भारत रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जूट से बने हुए सामान का भी ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के कारण इसे काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे देश है जो कि सिंथेटिक बनाने में काफ़ी आगे हैं, मशीन से उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे देश से जो है काफ़ी से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे बताया जाता है शुगर इंडस्ट्री। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, और पहला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये गुड़ और खांडसारी का है। और अगर मिल की बात करें तो पूरे देश में 642 शुगर मिल्स मौजूद है। अब भारत में तो आधे से ज़्यादा शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है इसे भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सारे मिल्स हैं इन्हें शिफ्ट किया गया है, दूसरे जगह भेजा गया है, जैसे कि साउथर्न स्टेट में भेज दिया गया, पश्चिमी राज्यों में भेज दिया गया, खास करके महाराष्ट्र में, तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई, तो इससे इसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिला के अभी तक हमने जितने भी इंडस्ट्री की बात की सबको समस्या का ही सामना करना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सारा कुछ खत्म हो गया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में वैसी इंडस्ट्री आएंगे जिनको रॉ मटेरियल मिनरल्स होते हैं, यानी रॉ मटेरियल जो है सारे के सारे यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है, यही चीज़ बताई जा रही है, बस एक चीज़ और जोड़ा गया है कि मेटल्स इसके रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे कि आयरन और स्टील की बात करें तो आयरन क्या है? मेटल। यहाँ पे देखिए हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री कैसे है? क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें काफ़ी हैवी यूज़ किया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि एक चीज़ इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये सभी इंडस्ट्री का बेस या आधार देने का काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो चीज़ें बन के आती है वो सभी इंडस्ट्री में सप्लाई लगभग की जाती है। जैसे देखिए सभी प्रकार की मशीनरी देने का काम करता है ताकि दूसरे इंडस्ट्री भी जो है चल पाए। और स्टील का प्रयोग तो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, डिफेंस हो, मेडिकल हो, टेलीफोनिक हो, बहुत सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से बनाई जाती है। इसीलिए फर्स्ट नंबर पे जो स्टडी कराई जाती है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की है। अब यहाँ पे जो है एक लाइन और जोड़ा गया है कि अगर किसी भी कंट्री में स्टील का कितना प्रोडक्शन होता है और कितना कंजम्पशन होता है, ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स बताता है। आगे इसमें पढ़ना है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसमें यह जानना है कि यह सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। आपको पता होगा कि एल्युमिनियम के फिलहाल हम दो ओर जानते हैं। एक ओर मतलब ओर तो है,
लेकिन उससे अगर एल्युमिनियम निकालने की बात करें तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो दूसरा और हम सभी जानते हैं, बॉक्साइट इसका और है, उसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जिसका प्रयोग स्मेल्टर्स में किया जाता है, और फिर जो है और यहाँ पे बहुत जगह इस एल्युमिनियम को सब्स्टिट्यूट के, स्टील के सब्स्टिट्यूट के, यानी स्टील का यूज़ नहीं कर सकते तो एल्युमिनियम का यूज़ वहाँ पे करने का काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी और इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री में एल्युमिनियम का खूब यूज़ किया जाता है। तीसरा यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री एशिया में तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर इसके और डेटा की बात करें तो दुनिया में ये 12th प्लेस रखती है। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी आएंगे, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी आएंगे, और पूरे देश में ये बहुत जगह ये बहुत ही फैली हुई इंडस्ट्री है। अब फिर यहाँ पे आता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र से सभी लोग जानते होंगे, उनका प्रयोग कहाँ होता है। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऐसे 57 फर्टिलाइज़र यूनिट हैं। और फिर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, घर बनाने में ही इसका प्रयोग, और भी कहीं यूज़ किया जाता होगा निश्चित रूप से, लेकिन जो कॉमन है तो घर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में, ब्रिजेज में, रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, यानी इस्टेब्लिशमेंट जब करनी होती है तो सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बड़े भारी भारी रॉ मटेरियल की इसमें ज़रूरत होती है, जैसे लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए और जिप्सम चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस कारण से ये जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। सर्विसेज क्या करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। और इस इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री 20 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप की है। आगे इसमें जानना है आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है एम्प्लॉयमेंट, यानी ये एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करता है, और जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा देने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जानना है टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी आखिर इंडस्ट्री इतना काम कर रही है, इतने प्रोडक्ट बना रही है, तो इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, तो किस तरह से ये पर्यावरण को पॉल्यूट करने का काम करती है और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का काम करती है। तो बिना किसी शक के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, जिस तरह से वो प्रोडक्ट बना रही है, जिस तरह से सामानों का यूज़ कर रही है, उससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है। जैसे कि इससे वाटर पॉल्यूशन जो है खूब देखने को मिलता है। सारे मतलब कुल मिला के जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, ये सारे के सारे पॉल्यूशन इंसान के मान लीजिए व्हीकल से होते हैं, और जो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कहें एक तरह से तो सब चीज़ जो है इंडस्ट्री ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बहुत सारे पॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल भी लगाया गया है, इसको नियंत्रण में रखने के लिए भी चीज़ों को लगाया गया है। जैसे देखिए बहुत सारे वेज अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि एनटीपी जो कि एक पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत में, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और नेचुरल रिसोर्स को बचाया जाए। तो इस तरह से इस टॉपिक के इस चैप्टर के सारे ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप प्रत्येक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे अपने नोट्स को बना सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट इतना ही है, चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।